सुबह नाश्ता खाते खाते राजीव के हाथ रुक गए। बराबर वाले कमरे से मम्मी की आवाज़ आ रही थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन यह मुझे खून के आंसू रुलाएगा? साहब बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं करेंगे। माँ बाप की अब भला क्या ज़रूरत है? यह पापा की आवाज़ थी। राजीव ने हाथ में पकड़ा कौर वापस प्लेट में रख दिया और पानी पीकर उठ गया। क्या बात है राजीव, नाश्ता क्यों छोड़ दिया? और मम्मी पापा सुबह सुबह नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और राजीव के समीप चेयर पर बैठ गई। राजीव ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपना बैग उठाया और बैंक चल दिया। मैं हैरानी से उसे जाता देखती रही। 2 दिन पहले ही मैं अपने ससुराल से मायके पढ़ाई करने के लिए आई थी। जिस क्षण मैंने घर की देहरी पर कदम रखा था, उसी क्षण घर में पसरे तनाव को महसूस कर लिया था। हमेशा की भांति मम्मी पापा ने गले लगाकर मेरे माथे को चूमा था, किंतु उनके माथे पर परेशानी की लकीरें मैंने साफ महसूस की थी। उस समय तो घर पहुंचने के उत्साह में मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया था, किंतु शाम होते होते जब राजीव घर आया तो उसका चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा अंदेशा गलत नहीं था। अवश्य ही घर में किसी बात को लेकर तनाव था। फिर आज सुबह की घटना, राजीव का भूखे बैंक जाना और मम्मी पापा का उसे कोसते रहना, ये सब बातें मेरे संदेह की पुष्टि कर रही थी। राजीव के जाते ही मैं मम्मी के पास आई और पूछा, क्या बात है मम्मी? उधर राजीव बिना खाना खाए चला गया, इधर आपको और पापा को गुस्सा आ रहा है। आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई है। लड़की और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। कल मैंने इसे लड़की की फ़ोटो दिखानी चाहिए तो बोला मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। फ़ोटो तक देखने से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ, मुझे और तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? मम्मी की बात पर मैं सहजता से मुस्कुरा दी। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? मम्मी, अब ज़माना बदल चुका है। अक्सर लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी स्वयं चुन लेते हैं। राजीव ने भी ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बेकार की बात मत कर, रानी समझा दे उसे। उसका विवाह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। शाम को राजीव के बैंक से वापस लौटने पर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम अब अपने मन की बात भी मुझसे नहीं कह सकते हो? सच कहूँ दीदी, अभी रास्ते में यही सोचता आ रहा था कि आज तुमसे सारी बात कहूँगा। राजीव बोला। अच्छा, अब बता कौन है वह लड़की जिसे तू पसंद करता है? मैंने उसके लिए कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और उसके पास बैठ गई। दीदी, उसका नाम निधि है। मेरे साथ बैंक में काम करती है। बहुत अच्छी लड़की है, पर मम्मी पापा ने उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। राजीव, मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानो। वे दोनों पुराने ख्यालों के हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, पहले यह बताओ, मुझे निधि से कब मिलवा रहे हो? दीदी, कल संडे है। निधि को मैं रेस्टोरेंट में बुला लेता हूँ, वहीं पर मिल लेना। अगले दिन मैं और राजीव रेस्टोरेंट पहुँचे। जब तक राजीव कॉफ़ी का ऑर्डर करता, एक गोरी चिट्टी लंबी सुंदर सी लड़की हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। राजीव ने हमारा परस्पर परिचय करवाया। निधि ने तुरंत झुककर मेरे पांव छुए। कॉफ़ी पीते हुए मैं उसके परिवार से संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न पूछती रही, जिनका वह सहज उत्तर देती रही। मैंने उससे पूछा, तुम जानती ही होगी मम्मी पापा तुम्हारे और राजीव के विवाह के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे में राजीव तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? दीदी, ये तुम क्या? राजीव ने मुझे टोकना चाहा, किंतु मैंने उसे
खामोश रहने का संकेत किया और अपना प्रश्न दोहरा दिया। निधि के चेहरे पर मुझे पीड़ा के भाव दिखाई दिए। वह धीमे स्वर में बोली, मैं भला क्या कर सकती हूँ? कहीं कोई मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठाओगी? नहीं दीदी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। जिंदगी से संघर्ष करना अच्छी तरह जानती हूँ। यह सब तो कायरों का काम है। ऐसा करके अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। निधि का जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर मैं बोली, मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है। मैं तुम दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। कॉफ़ी पीकर हम लोग उठ खड़े हुए। रास्ते में राजीव बोला, दीदी, निधि आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत समझदार। तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। मेरा जवाब सुनकर राजीव के मन को कुछ राहत अवश्य मिली। एक दिन मैं कॉलेज से वापस लौटी तो निधि मेरे साथ थी। मम्मी से उसे मिलवाते हुए मैंने कहा, मम्मी, यह निधि है, सौरभ की बुआ की लड़की। पिछले माह इसकी हमारे शहर में नौकरी लगी है। बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? माता पिता तो दिल्ली में हैं। मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे सिखाए हुए जवाब निधि ने मम्मी के आगे दोहरा दिए। इसे अपना ही घर समझना, जब भी मन करे आ जाना, मम्मी ने चलते हुए निधि से कहा। उसके बाद निधि का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मम्मी से उसकी खूब पटने लगी थी। 2 दिन भी वह नहीं आती तो मम्मी उसके बारे में पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर देती थी। एक दिन लंच टाइम में निधि घर पर आई। मैं उस समय कॉलेज गई हुई थी। जो ही वह गेट खोलकर अंदर घुसी, उसे सीढ़ियाँ पर मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह तेज़ी से उस ओर लपकी। देखा मम्मी सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गई थी। निधि ने उन्हें सहारा देकर उठाया। मम्मी के बाएं हाथ में चोट आई थी। हाथ हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी। निधि ने तुरंत टैक्सी की और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर ने हाथ पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया। शाम को हम सब मम्मी का हाथ देख घबरा गए। सारी बात बताकर मम्मी बोली, निधि बहुत अच्छी लड़की है। उसने जिस जिम्मेदारी के साथ मेरी देखभाल की, मुझे विश्वास है वह घर बहुत भाग्यशाली होगा जहां वह बहू बनकर जाएगी। मैंने राजीव की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोली, मम्मी, क्यों ना हम अपने ही घर को भाग्यशाली बना डालें? अरे, मेरे बस में होता तो कब का बना चुकी होती, परंतु इसे भी तो अक्ल आए ना। पता नहीं कौन सी लड़की पसंद किए बैठा है। मम्मी ने राजीव की तरफ गुस्से से देखा। मैंने मम्मी के गले में बाहें डालकर कहा, ओ मम्मी, इतनी निराश क्यों होती हो? तुम्हारा लड़का बहुत अक्लमंद है। इसने निधि को ही पसंद कर रखा है। क्या मतलब? मम्मी चौंक उठी। मतलब यही कि निधि सौरभ बुआ की लड़की नहीं है। यह वही लड़की है जिसने राजीव ने पसंद कर रखा है। मैंने मम्मी को शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई और कहा, आपने और पापा ने तो बिना देखे ही लड़की रिजेक्ट कर दी थी। मेरे पास उसे आपसे मिलवाने का कोई और रास्ता न था। अभी मैंने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी पापा कमरे में आ गए। सुना आपने? रानी कह रही है। मम्मी अभी भी मेरी बात से अचंभित थी। मैंने सब सुन लिया है। इस बारे में हम अब कल बात करेंगे। पापा को शायद सोचने के लिए समय चाहिए था। अगले दिन तक मैं और राजीव पसोपेश की स्थिति में रहें। पापा के जवाब पर ही हमारी सारी उम्मीदें टिकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर पापा बोले, राजीव, तुम्हें निधि पसंद है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उसे अपने घर की बहू बनाकर हमें भी खुशी होगी, परंतु लड़की वालों से बात करने हम नहीं जाएंगे। उन्हें हमारे घर आना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है पापा, वही लोग आपसे बात करने आ जाएंगे। राजीव फ़ोन की तरफ लपका। अवश्य ही वह निधि को यह खबर सुनाना चाहता होगा। संडे शाम को निधि के मम्मी पापा हमारे घर आए। चाय पीते हुए पापा बोले, भाई, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है।
हम इस रास्ते के लिए तैयार हैं। आप सगाई की तारीख निकलवा लें। देखिए भाई साहब, खुलकर बात करना अच्छा होता है। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? निधि की मम्मी ने पूछा। डिमांड तो कोई नहीं है। हाँ, शादी बढ़िया होनी चाहिए। यूं भी आप लोगों में लड़की के विवाह में नगद रुपया तो चलता ही है। निधि के पापा के चेहरे पर उलझन के भाव आए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। अगर राजीव और निधि एक दूसरे को प्रेम ना करते तो आप लोग निधि के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते। तब क्या आपको उसके विवाह में नगद रुपया नहीं देना पड़ता? जो रुपए आप तब देते वही रुपए आप हमें अब दे दीजिए। पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? राजीव हैरान सा हो उठा था। उसे पापा से यह उम्मीद नहीं थी। मम्मी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर देखा। राजीव, बड़ों के बीच में तुम मत बोलो। भाई साहब, आप स्पष्ट बता दें तो अच्छा रहेगा। कितना नगद रुपया आप चाहते हैं? निधि के पापा ने पूछा। अधिक नहीं, कम से कम 4 लाख तो आपको देना ही चाहिए। पापा और मम्मी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। राजीव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। वह उठकर अंदर चला गया। राजीव के जाने के बाद निधि के मम्मी पापा भी उठकर खड़े हो गए। भाई साहब, घर में सलाह करके हम आपको जल्दी ही बताएंगे। उन लोगों के जाने के बाद राजीव चिल्लाया। पापा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इतनी छोटी बात करेंगे। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मान ली। तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा विवाह कर रहे हैं। अब विवाह में क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। नहीं पापा, यह ठीक नहीं है। मैं विवाह में दहेज नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर तुम भी कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा निधि से विवाह भी नहीं होगा। हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। पापा भी अब आक्रोशित हो उठे थे। विवाह भी होगा और दहेज भी नहीं लिया जाएगा, यह तय है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। राजीव एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। देखो, कान खोलकर सुन लो। यह मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर ऐसी बात है पापा, तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। राजीव पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं हक्का बक्का सी यह सारा तमाशा देखती रह गई। कहाँ तो मैं समझ रही थी कि राजीव की विवाह की समस्या सुलझ गई और कहाँ गुत्थी और भी उलझ कर रह गई थी। अगले दिन दोपहर में मम्मी से बात की तो वह नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। देख रानी, तू राजीव की तरफदारी मत कर। तेरे पापा शादी के लिए राजी हो गए। क्या यह कम बड़ी बात है? विवाह में हम थोड़ा बहुत दहेज ले लेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। हम कोई दुनिया में पहले माँ बाप तो नहीं हैं जो दहेज मांग रहे हैं। मम्मी, राजीव भी कोई पहला लड़का नहीं है जो इस कुप्रथा का विरोध कर रहा है। सभी पढ़े लिखे समझदार युवक अब दहेज के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। हाँ हाँ, सारे समाज को बदलने का ठेका तो तुम ही लोगों ने ले रखा है ना। मम्मी बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। मम्मी पापा और राजीव के बीच तनाव बढ़ता ही गया। जब राजीव हर तरह से उन्हें समझा समझा कर थक गया और वे नहीं माने तो उसने अपने लिए किराए पर फ्लैट ले लिया। अपना सामान लेकर घर से जाते हुए उसने मम्मी पापा के पांव छुए। रूंधे कंठ से वो बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों से इस तरह अलग होना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत बेशक अलग हैं, किंतु बस बस रहने दे। ये आदर्शवादी बातें अपने पास ही रख और याद रख, मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह मकान भी मैं रानी के नाम कर दूंगा। पापा क्रोध में चिल्लाए। आपकी जायदाद की मुझे कोई चाह नहीं। पापा, आप खुशी से सब कुछ दीदी के नाम कर दें। कहकर राजीव चला गया। उस समय मम्मी की आंखें अवश्य भर आई थी। 15 दिन बाद राजीव और निधि का मंदिर में विवाह हो गया। विवाह से पूर्व निधि के माँ बाप ने
राजीव को काफ़ी समझाया कि उन्हें दहेज देने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु राजीव टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद बेटे और माँ बाप के बीच भी उन्हें भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। विवाह से एक दिन पहले राजीव मम्मी पापा को बुलाने घर पर आया था, किंतु उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हाँ, मुझे और मेरे पति सौरभ से सम्मिलित होने पर उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। 4 दिन तक राजीव के घर पर रहकर और निधि को उसकी गृहस्थी में एडजस्ट करवा कर मैं वापस मम्मी के घर लौट आई और सौरभ वापस दिल्ली चले गए। मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी थी। राजीव के विवाह को 4 माह बीतने को आए थे। इस बीच ना तो राजीव घर पर आया और ना ही मम्मी पापा अपने बेटे बहू से मिलने गए, किंतु कुछ दिनों से मैं एक बात महसूस कर रही थी। मम्मी पापा बहुत खामोश और उदास रहने लगे थे। ना तो उन्हें दहेज मिला था और ना ही बेटे बहू का साथ। इस बुढ़ापे में अकेले रह जाना अपने आप में एक बहुत ही त्रासदी थी। एक शाम पापा के मित्र गौतम अंकल आए। बातों ही बातों में वह पापा से बोले, एक बात मुझे समझ नहीं आई। आपने जब राजीव और निधि को विवाह की इजाज़त दे दी थी, तो फिर राजीव घर से अलग क्यों हुआ और क्यों उसने स्वयं मंदिर में शादी कर ली? अब तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, छोटी छोटी बातों में हमारे विचार मेल नहीं खा रहे थे, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि घर से अलग हो जाओ और स्वयं शादी रचा डालो। पाल पोस कर क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था? दबी जबान में पापा बोले, यार अब जमाना बहुत बदल गया है। आज की युवा पीढ़ी इन सब बातों को कहाँ सोचती है। माँ बाप के प्रति भी उनका कुछ फ़र्ज है। ऐसी भावनाओं से कोसों दूर वे अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। अंकल के जाते ही मम्मी भड़क उठी। दोस्त के आगे बेटे को क्यों कोस रहे थे? अपनी बात भी तो उन्हें बताते कि मैं ही दहेज मांग रहा था। तुम्हारे पैसे के लालच के कारण ही जवान बेटे को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी क्या क्या इच्छाएं थी बेटे की शादी को लेकर, किंतु सब तुम्हारे लालच की आंख में भस्म हो गई। मम्मी रोने लगी। पापा उनके आंसुओं की परवाह न करते हुए चिल्लाए, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अकेला ही पैसे की इच्छा कर रहा था। क्या तुम इस काम में मेरे साथ नहीं थी? आज बड़ी दूध की धुली बन रही हो। इतनी ही पाक साफ थी तो उस समय मुझसे क्यों नहीं कहा कि दहेज मत मांगो? रानी, तू ही बता, क्या तेरी मम्मी दहेज लेना नहीं चाहती थी? पापा ने मुझे अपने पक्ष में करना चाहा, किंतु मम्मी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी बिना एक पल गवाए बोली, रानी तू सच कहना, ज़्यादा इच्छा किसकी थी, तेरे पापा की या मेरी? ओह मम्मी पापा, आप दोनों चुप रहो। मैं खींच उठी। जो बीत गया उसकी लकीरें पीटने से क्या फ़ायदा? बीता वक्त तो हाथ आ नहीं सकता। हाँ, आने वाला वक्त हमारे साथ में है, उसे अवश्य संवार सकते हैं। बिगड़ी बात बनाने का एक सूत्र उनके हाथ में देकर मैं कमरे से बाहर चली गई। अभी मुझे ढेरों काम करने थे। 2 दिन बाद मम्मी पापा और मुझे मौसी की लड़की की शादी में बनारस जाना था। बनारस पहुंचने पर मौसी से आराम से बैठकर बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। अगले दिन शादी थी और वह काम करने में व्यस्त थी। मुझे लगा व्यस्त होने के साथ साथ वह तनावग्रस्त भी थी। शाम के समय बड़े मामा जी से मौसी मौसा की परेशानी का कारण पूछा तो वह बोले, अरे तुम लोगों को नहीं पता, लड़के वालों ने दहेज में कार की मांग की है। अब तुम लोग तो जानते ही हो, जीजा जी रिटायर हो चुके हैं। कार के लिए रुपयों का इंतज़ाम करना कितना कठिन काम था। लड़की की शादी क्या की, कर्ज के नीचे दब गए जीजा जी। मामी जी बोली, मैंने तो दीदी से कहा था कि ऐसे लालची लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। अरे जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, किंतु दीदी नहीं मानी। उन्हें डर था कहीं अच्छा रिश्ता जल्दी मिले ना मिले। दरअसल लड़की वालों की कमजोरी की वजह से ही लड़के वाले ज़्यादा सिर चढ़ते हैं।
मामा मामी की बातें सुनकर मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी धीरे से हाँ हूँ कहकर रह गई। मैं मन ही मन उनकी मनोस्थिति का अंदाज़ा लगा रही थी। क्या बीत रही होगी उनके मन पर। थोड़ी देर पहले तक तो दोनों मौसी को लेकर कितने चिंतित थे, किंतु अब उनकी परेशानी का कारण जानकर दोनों के मुंह पर ताला लग गया था। बनारस से वापस लौटकर मम्मी पापा भी अब व्यथित रहने लगे थे। मन ही मन दोनों प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। अब हर दूसरे दिन मम्मी मुझसे पूछ बैठती, रानी राजीव के घर गई थी क्या? मेरे हाँ कहने पर उत्सुकता से बेटी बहू के बारे में पूछती। मैं जानती थी मम्मी और पापा के मन में इन दिनों क्या चल रहा था। दोनों अजीब सी कसमकस में फंसे हुए थे। एक तरफ बेटे बहू की ममता तो दूसरी तरफ उनका अहंकार। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो देखा मम्मी पापा चाय पी रहे थे। मैंने उन्हें बताया, आज मैं राजीव के घर गई थी। निधि को 2 दिन से बुखार है। अरे तो उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? वह तो पहले ही कमज़ोर है। मम्मी को चिंता होने लगी। पापा बोले, ऐसा करो राजीव की माँ, खाना बना लो, रानी वहाँ दे आएगी। मैं कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मम्मी सच कहिए, क्या आप दोनों का मन नहीं करता राजीव और निधि को देखने का? मन तो बहुत करता है। अक्सर रातों को नींद खुल जाती है। उस समय कितनी छटपटाहट होती है क्या बताऊं। तुम्हारे पापा से कुछ कहती हूँ तो उनकी आंखें पहले ही भर आती है। कहते हैं माँ बाप तो अपने का घर बसाते हैं और हमने बसे बसाए घर के टुकड़े कर दिए। आप चाहे मम्मी तो इन टुकड़ों को पुनः जोड़ सकती हैं, इस घर को फिर से बसा सकती हैं। राजीव कभी हमें याद करता है रानी? पापा के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव उभर आए थे। आपको अपनी ममता पर भरोसा नहीं है मम्मी पापा? जब आप उसे नहीं भूले तो वह आपको कैसे भूल सकता है? आप दोनों मेरा कहा मानिए, यह अत्यंत अच्छा अवसर है राजीव और निधि के पास जाने का। इस समय आपका बड़प्पन ही बना रहेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है राजीव की माँ, हम चलते हैं अपने बेटे बहू के पास। हम तीनों राजीव के घर पहुँचे। हमें यूं अचानक आया देख राजीव और निधि हक्के बक्के रह गए। निधि ने तुरंत उठकर मम्मी पापा के पांव छू लिए। स्नेह से दोनों के सिर पर हाथ फेर कर मम्मी बोली, हमें माफ़ कर दो बच्चों, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा मत कहिए मम्मी, माफ़ी मांगने का अधिकार सिर्फ बच्चों का होता है। मम्मी पापा को देखकर राजीव का चेहरा खुशी से चमक उठा था। उसने आदर से उन्हें बिठाया। मैंने जल्दी से सबके लिए चाय बना लाई। चाय पीते हुए पापा बोले, बच्चों पिछली बातें भुलाकर क्या तुम दोनों अब अपने घर चलने के लिए तैयार हो? पापा, परिस्थितिवश मैं आपसे अलग भले ही रहने लगा, परंतु दूर कभी नहीं हुआ। आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। मम्मी पापा के पछतावे के बारे में मैंने राजीव और निधि को पहले ही बता रखा था, इसलिए वे दोनों अपनों को मानसिक रूप से इस सब के लिए तैयार कर चुके थे। फिर देर किस बात की है? आज ही तुम दोनों हमारे साथ चलो, सामान बाद में आता रहेगा। निधि बीमार है, वहाँ पर इसकी भली भांति देखभाल होगी और मुझे छुट्टी भी लेनी नहीं पड़ेगी। आप लोग तो जानते ही हैं मुझ पर छुट्टियों की हमेशा कमी रहती है। राजीव की इस बात पर निधि ने उसकी ओर आंखें तरेर कर देखा, फिर हंस पड़ी। मैं सोच रही थी, जीवन में सुख और दुख धूप छांव के समान आते रहते हैं। जहाँ दिलों में प्यार होता है वहाँ रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।